तो अभी तक हमने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर में उन सभी प्रॉब्लम्स की जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर आज़ादी के बाद से ही फेस कर रहा था। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा बदलाव किए गए जिनसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार देखने को मिला, जिसको हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जहाँ पे हम बात करें फर्स्ट पार्ट की जिसमें रखा गया लैंड रिफॉर्म को, वहीं बात करें सेकंड पार्ट की जिसमें रखा गया टेक्नोलॉजी रिफॉर्म को, वहीं बात करें थर्ड पार्ट की उसमें रखा गया जनरल रिफॉर्म। तो अब हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई जिसके द्वारा लैंड रिफॉर्म की इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। वहीं अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के फर्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसीज़ में रेंट को तय कर दिया गया कि कोई भी जमींदार किसानों से इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता, जिस वजह से जमींदार अब किसानों से ज़्यादा रेंट नहीं वसूल सकते थे। इस वजह से हम देखते हैं गरीब किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। वहीं बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के सेकंड पॉइंट की जिसका नाम है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या होता है, चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट ने एक फिक्स लैंड रखने की पॉलिसीज़ बनाई। मतलब इस पॉलिसीज़ में यह बोला कि एक फिक्स अमाउंट में लैंड रखना है हर किसी को, मतलब इससे ज़्यादा लैंड कोई नहीं रख सकता। अगर उससे ज़्यादा लैंड किसी के पास है वो लैंड गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के थर्ड पॉइंट की जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में हम देखते हैं गवर्नमेंट कैसे उन फार्मर का जिन फार्मर का लैंड अलग अलग जगहों पे बिखरा हुआ था उन सारे लैंड को अपने पास रखकर उन्हें एक जगह पे बड़ा लैंड दे देती थी, जिससे उन फार्मर को फार्मिंग करने में कम कॉस्ट आता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर सकते थे। यहाँ पे हम बात करते हैं जब फार्मर्स का लैंड बिखरा होता है तो एक स्थान पर खेती करना फिर दूसरे स्थान पे जाके खेती करना, ऐसे जब अलग अलग जगहों पे जाके खेती करते हैं तो उससे ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। तो इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने उन सारे बिखरे हुए जगहों को अपने पास ले लेती थी किसानों की। इसके बदले किसानों को एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था जिससे किसान आसानी से फार्मिंग कर सके। होप सो आपको समझ आया होगा क्या मतलब होता है कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग का। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के नेक्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है कोऑपरेटिव ऑफ फार्मिंग। हम देखते हैं इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने फार्मर को कहा कि आपका जो भी लैंड इधर उधर बिखरा हुआ है, अगर आप उस लैंड को हमें नहीं देना चाहते तो आप क्या करो, आप सारे एक साथ मिलकर फार्मिंग करो। इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट कम आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक फार्मर की छोटी छोटी लैंड इधर से उधर बिखरी हुई हैं तो जहाँ पे उसकी लैंड है वहाँ पे जितने और किसान हैं वो सारे के सारे किसान एक साथ अगर वहाँ पे खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा लैंड मिलकर एक बड़ा लैंड हो जाएगा और उस बड़े से लैंड पर खेती करने में कॉस्ट जो है वो बहुत कम आएगी। इस वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने फोकस किया कोऑपरेटिव ऑफ फार्मिंग में। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने बात की थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म के फर्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के सेकंड पॉइंट की जिसका नाम है टेक्निकल रिफॉर्म। तो हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म के फर्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है यूज ऑफ HYV सीड्स। यहाँ पे HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो इसका यूज़ करने से क्या होता है, इसका यूज़ करने से जो उपज होता है, पैदावार होता है, बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे नॉर्मल सीड्स जो थे उसका जो फसल होता था उसके छोटे छोटे बीज होते थे, छोटे छोटे अनाज होते थे, वहीं पे HYV सीड्स के द्वारा जो उगाया गया अनाज है उसके बड़े बड़े दाने होते थे, जिससे काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म के सेकंड पॉइंट की जिसका नाम है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया फर्टिलाइज़र्स पे और पेस्टिसाइड पे। फर्टिलाइज़र क्या होता है, यह एक तरह से फैक्ट्री में बनाया गया एक ऐसा यूरिया होता है जिसको खेतों में यूज़ करने के बाद हम देखते हैं बहुत अच्छा पैदावार होता है और साथ ही हम देखते हैं उन गरीब किसानों को प्रोवाइड किया गया जो कि यह नहीं खरीद सकते थे। साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा उन सारे गरीब किसानों को कम कीमत पर प्रोवाइड किया गया ताकि वह इन सब का यूज़ कर सके, जिस वजह से फसलें ख़राब ना हो और फसलों में कीड़े ना लगे, जिस वजह से पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया, जिस वजह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को भी मिला। अब हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म के थर्ड पॉइंट की।
इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे ज़्यादा पैदावार हो सके। आपको पता होगा अगर हम खेत को हल से जोतते हैं तो इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है, वहीं एक ट्रैक्टर 2 से 3 घंटों में पूरा खेत को जोत देता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो काम बहुत जल्दी होता है और इसका परिणाम भी बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो गवर्नमेंट ने टेक्निकल रिफॉर्म के 3rd पॉइंट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके। अब हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म के 4th पॉइंट की, जिसका नाम है प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़। हम देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया। गवर्नमेंट ने कई जगहों पे नहर बनवाई, कई शहरों में, कई गाँव में गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूबवेल लगाया गया ताकि वहाँ पे पानी की कमी ना हो पाए। सो इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने टेक्निकल रिफॉर्म के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। वहीं हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के 3rd पॉइंट की, जिसका नाम है जनरल रिफॉर्म। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंतर्गत उन गरीब किसानों पर फोकस किया जिनके पास पैसे नहीं होते थे खेती करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जो कि सस्ते दरों पर उन गरीब किसानों को क्रेडिट उपलब्ध करवा सके। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है लोन उपलब्ध करवा सके। साथ ही हम देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इस पॉलिसी में एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है। मतलब जब किसान फसलों को उगा लेते हैं उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग की शुरुआत होती है, जिसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इंफॉर्मेशन जैसे सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या किया है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे पहले शामिल किया जाता है स्टोरेज को। ये स्टोरेज की समस्या किसानों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि किसानों के पास इतना सफिशिएंट प्लेस नहीं होता है कि वहाँ पे वो स्टोर करके रख सके। जगह होने के बाद भी उसको ज़्यादा देर तक किसान स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेदर है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है और वेदर के बदलने से जो अनाज होता है वो ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। वही हम बात करें स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि अनाज जल्दी ख़राब ना हो, तो यह फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा हर गांव में दिया जाता है, जहां पे बहुत कम पैसा देकर अपने सामान को किसान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट उपलब्ध करवाया है, जहाँ पे किसान डायरेक्टली अपने अनाज को यहाँ लाकर बेच सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपनी मंडी, जो कि हरियाणा में खोला गया गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे किसान जो है अपने अनाज को डायरेक्टली ले जाकर बेच सकते हैं जो मार्केट में कीमत चल रहा है उस कीमत पर। वहीं देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी तय करना। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आइए अब हम एमएसपी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे हम बात करते हैं एक फार्मर की जो कि वीट की फार्मिंग करता है। मान लेते हैं उस फार्मर को टोटल खर्च आता है वीट की फार्मिंग में 500 रुपीज़। जब वो फार्मर उसी वीट को बेचने के लिए ब्रोकर के पास जाता है तो ब्रोकर बोलता है कि मैं आपके वीट को 700 में लूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 200 का फ़ायदा हो जाता है फार्मर को। और अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें जहाँ पे ब्रोकर बोलता है कि मैं इसको 400 या 300 में परचेज करूँगा, तो इस कंसर्न में हम देखते हैं कि फार्मर को लॉस हो जाता है। तो इस स्थिति में फार्मर क्या करे, फार्मर अपने वीट को कैसे बेचे, क्योंकि उसको कॉस्ट आया है 500 का और 700 में वो बेचना चाहता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी बनाया। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पॉलिसी के अंदर अगर कोई भी किसान अपने वीट को मिनिमम प्राइस पर नहीं बेच पाता, उसको गवर्नमेंट खरीदने के लिए रेडी हो जाती है। मान लेते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी तय किया गया है 600 रुपीज़। इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई भी ब्रोकर फार्मर का वीट नहीं खरीदता है और ख़रीदता भी है तो 600 से कम में खरीदता है, तो इस केस में फार्मर 600 के प्राइस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एज ए एमएसपी तय किया गया है गवर्नमेंट को बेच सकता है, जिससे फार्मर को कोई लॉस नहीं होगा। और ब्रोकर अगर इससे ज़्यादा पैसा दे तो किसान ब्रोकर को भी बेच सकता है। तो यह था एमएसपी। तो हमने देखा कैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज़ के द्वारा
एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने की कोशिश की।